नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। आज हम बात करेंगे बिहार में चुनावी घमासान की। रोहित, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, अब से कुछ ही दिन बाद वोटिंग होनी है और ऐसे में हर नेता राजनेता जमीनी स्तर पर उतरकर चुनावी प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। तो ऐसे में चिराग पासवान भी कहां पीछे रहने वाले हैं, कड़ा मुकाबला दे रहे हैं नीतीश कुमार को रोहित। और जो रैली उन्होंने की है साफ तौर पर बड़ा निशाना साधते हुए नजर आए। सबसे पहले ये बताइए कि आपको लगता है कि चिराग पासवान के पिता का देहांत उनके लिए इस इलेक्शन में कुछ अच्छा लेकर आएगा? बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। इसे समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप भारतीय राजनीति का इतिहास देखें तो जब कोई बड़ा राजनेता चुनावों से ठीक पहले उनकी मृत्यु होती है, कारण चाहे कोई भी हो, आपको याद होगा इंदिरा गांधी, आपको याद होंगे राजीव गांधी, और इन सब के बाद अगर आप इस बार रामविलास पासवान का भी जिक्र करें, क्योंकि देखिए 51 साल यानी 5 दशक में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और रामविलास पासवान नहीं है और अब नहीं रहेंगे भी, क्योंकि उनका निधन 8 तारीख को आप लोगों को पता हुआ है। और हाजीपुर से अगर आप बात शुरू करें, क्योंकि हाजीपुर में ये 1994 का किस्सा है कि लालू प्रसाद यादव को रैली में आना था, लेकिन रैली में आने से पहले ही रामविलास पासवान वहाँ पर मौजूद थे। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा रहे थे, उस वक्त पे युवा नेता हुआ करते थे। लेकिन लालू से आने से पहले भी कद इतना बड़ा था कि नारा, जैसे ही लालू मंच पर पहुंचे एक नारा गूंज उठा और वो नारा था धरती बोले आसमान, रामविलास पासवान, रामविलास पासवान। तो उस समय से इतना बड़ा कद, जबकि उस समय पे नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा नहीं था। और इस दौरान 1977 का एक चुनाव आता है, 1972 का विधानसभा चुनाव हार गए थे रामविलास पासवान। 77 का चुनाव आता है जहां पर जिक्र इस बात का कि जेपी, जो कि उस वक्त पे भारतीय राजनीति के सबसे दिग्गज नेता थे, जयप्रकाश नारायण, ये कह देते हैं मंच से, मुझे नहीं पता कि बाकी और पार्टियों ने किसको उतारा है, मेरा जो प्रत्याशी होगा, मेरा जो कैंडिडेट होगा वो रामविलास पासवान होंगे। 4.5 लाख के रिकॉर्ड अंतर से जीतते हैं वहां से फिर रामविलास पासवान। तो ये उनका कद। और इसके बाद तो फिर आ जाइए 2000 के दशक से, तो वो हर, चाहे केंद्र में किसी की भी सत्ता हो, वो रहे हैं हमेशा पार्टी में। और इसके साथ साथ फिर इस वक्त पे पिछले ही साल की बात है, 2000 में उन्होंने जो है लोक जनशक्ति पार्टी की जो स्थापना की 2000 में, और उसके बाद पिछले साल जो है वो चिराग को पूरी तरह से कहा कि अब आप बिल्कुल रोहित, जो आप कद की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यही वो कॉन्फिडेंस है जो चिराग पासवान की रैलियों में दिख रहा है, उनके चेहरे पर दिख रहा है। 37 साल उनकी उम्र है और वो 69 साल के नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ना कि उनको अपने पापा का एक्सपीरियंस भी साथ में मिलता आ रहा है। जितनी भी चुनावी रैलियां उनके पापा करते थे साथ में वो नजर आते थे, तो वो इसलिए इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। एक लेगेसी तो होती है, देखिए विरासत आप छोड़ कर जाते हैं कुछ ना कुछ, और यही विरासत तो है जो वंशवाद में, अगर आप इस वक्त पे देखें, बिहार की राजनीति को देखें, तो चाहे तेजस्वी हैं या तेज प्रताप है, वो एक तरह से अपनी लेगेसी को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव एक्टिव तो नहीं है इस वक्त पे चुनाव में, एक नीतीश कुमार अकेले हैं जो कि लगातार लड़ रहे हैं चुनाव को, उसमें अभी कोई यूपी अगर आप आ जाइए तो वहाँ पर अगर आप मुलायम सिंह देख लीजिए, तो वंशवाद तो पूरी तरह से हावी है। लेकिन जो आप बात कर रही हैं कि चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस, 2-3 चीज़ें हैं जो ब्लंट स्टेटमेंट्स दिए गए ना उनकी तरफ से। एक, उन्होंने कह दिया वोट कटुआ राजनीति का जिक्र उन्होंने कर दिया बीजेपी के लिए। इसके अलावा जिस तरह से वो कह रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि जेडीयू के बस का नहीं है, चुनावों के बाद क्या होगा, हमारी और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ये किस स्थिति में होगा? ये तब होगा जब ये सारे जो समीकरण है ये सारे के सारे ढह जाएंगे, जिसमें महागठबंधन गिर जाएगा और जेडीयू और बीजेपी का अलायंस भी गिर जाएगा, और सामने निकल कर आएगी एलजेपी प्लस बीजेपी। तो इससे एक नए अलायंस का हम देखेंगे कि चीज़ें बनती हुई नजर आएंगी, जैसा हमने पिछले साल देखा था कि आरजेडी जेडीयू एक साथ आती हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें सही नहीं चलती हैं इन दोनों के बीच, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बीजेपी और जेडीयू के बीच एक सांठगांठ होती है और उसको लेकर के फिर एक नई सरकार बन जाती है। अब देखिए, हाँ, जैसे कि आपने भी कहा और जैसे कि चिराग पासवान अपनी रैली में कहते नजर आ रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी साथ में आकर जो है आगे बढ़ेंगे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा? बाद में फिर ये भी फ्रैक्शंस आते हैं, अक्सर देखा जाता है महागठबंधन, महाराष्ट्र का हमने देखा है, और उससे पहले महागठबंधन जब सारे आ गए थे पूरे मोदी के अगेंस्ट पे लड़ने के लिए, तो सबसे पहले तो यही चीज आती है कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। चिराग पासवान पहले भी जब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आप 2 MLC दे दीजिए, मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए और तकरीबन 39 सीटें हमें दे दीजिए लड़ने के लिए, हम चुनाव लड़ जाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि जो बिहार के समीकरण है उसमें बीजेपी को जो है उसमें एलजेपी को भी फिट करना था और उसमें जेडीयू को भी फिट करना था, लेकिन ये समीकरण बनते हुए नहीं नजर आए। इसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी की तरफ से ये कह दिया गया कि आप अपनी तरफ से, आपसे अब राम है जी, अब आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे हम इस बारे में। लेकिन अब जो चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो ये कि अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ जाते हैं, वो देखिए जो मुख्यमंत्री बनेगा या उप मुख्यमंत्री बनेगा ना, ये तब फैसला किया जाएगा कि नंबर्स क्या हैं आपके पास। उद्धव ठाकरे भी चुनावों के नतीजों से पहले तो नहीं सोच रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। उद्धव ठाकरे के पक्ष में जैसे ही
नरेंद्र मोदी के चेहरे पे उद्धव ठाकरे को वोट मिले हैं, क्योंकि जहां भी लोगों ने सोचा होगा कि यहाँ पर किसका जी शिवसेना का कैंडिडेट है, तो शिवसेना का कैंडिडेट मतलब बीजेपी, तो लोगों ने मोदी का चेहरा समझ के वोट तो दे दिया। लेकिन अब जब इतनी संख्या आ गई उनके पास, उन्हें लगा कि अब तो मैं मुख्यमंत्री की मांग कर सकता हूँ। तो ये फैसला तब होगा जब एलजेपी के नंबर्स आएंगे। एलजेपी के नंबर्स जहां स्ट्रांग होंगे, उस हिसाब से चिराग पासवान की आप देखेंगे कि जो महत्वाकांक्षा है, या जिसे हम कहते हैं कि जो सियासत का एक लोभ होता है कि कुर्सी तक पहुंचना है, और वो कुर्सी अब उप मुख्यमंत्री से नीचे कुछ भी नहीं देख रहे हैं चिराग पासवान। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है कि अब वो उप मुख्यमंत्री जाएंगे, मुख्यमंत्री जाएंगे, ये दरअसल वो आंकड़ा फिक्स करेगा जो चुनावों के बाद आएगा। तो 10 तारीख का इंतजार करना है हमें उसके लिए। बिल्कुल। तो अभी 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, फिर 7 नवंबर को होनी है, और 3 और 7 को होनी है, और उसके बाद 10 नवंबर को पूरी स्थिति सामने आ जाएगी। अच्छा, अभी जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके के सर्वे चल रहे हैं बिहार इलेक्शंस को लेकर, नीतीश कुमार काफी आगे चल रहे हैं जितना मैं देख पाई हूँ सोशल मीडिया पर। उसके बाद फिर चिराग पासवान का नाम सामने आ रहा है। ये तेज प्रताप और जो जिस तरीके से ये सब लोग कर रहे हैं, ये काफी पीछे होते जा रहे हैं। जो दो अहम चीज़ें हैं, कल ही मैं एक जो सर्वेज हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। अब अलग अलग न्यूज़ चैनल्स आपको पता है कि सर्वे कराते हैं चुनाव से पहले। उसमें जो है, उसमें जेडीयू यानी नीतीश कुमार को जो है वो तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने जो किया है उस विकास पर तो यकीन है, लेकिन जो जेडीयू ने यहाँ किया है उस पर यकीन नहीं है किस तरह से। इसके लिए फिर आपको बिहार की राजनीति को सन 2000 से भी समझने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि नीतीश कुमार इस दौरान बिहार में इम्पॉर्टेंट पोस्ट्स पर रहे हैं, और लालू वर्सेस जो नीतीश का झगड़ा है, कई बार अप्स देखने को मिले, कई बार डाउन्स देखने को मिले। लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार का इस बार खासतौर पे जो ब्लंडर हुआ वो ये कि उन्होंने बीच चुनावों के बीच ये तय किया कि हम आरजेडी और जेडीयू एक साथ निकल कर जाएगी, और उसके बाद जनता ने जो मैंडेट दिया था, भाई जनता ने क्या सोचकर वोट डाला? जनता ने ये सोचकर वोट डाला कि जेडीयू और जेडीयू प्लस आरजेडी का मिक्स होगा जो अब आगे शासन करेगा। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से या चीज़ें बन नहीं रही थी आरजेडी और जेडीयू के बीच, जेडीयू ने क्या किया कि बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। तो ये जो एक झटका दिया ना बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने, ये दरअसल एक बहुत गहरी चोट करने वाला है इस बार उनके वोट बैंक में। ऐसा जो लोग हैं ग्राउंड पे जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो हमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ कोविड का फैक्टर है, रोजगार का फैक्टर है, रोजगार का सबसे बड़ा फैक्टर है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो घोषणा पत्र यानी जो मैनिफेस्टो जारी हो रहा है उसमें क्या बात निकल कर आ रही है। महागठबंधन ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। आज जब बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी हुआ तो निर्मला सीतारमण कह गई कि 19 लाख रोजगार हम देंगे। और अब ये एक नया चलन शुरू हो चुका है क्योंकि वहाँ पर आप बोल रहे हैं कि पुलिस में भर्तियाँ खाली हैं, शिक्षकों की भर्तियाँ खाली हैं। अब इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। आम जो युवा वर्ग है जो बिहार से निकलकर दिल्ली, नोएडा, या यहाँ नोएडा में ही आप देख लीजिए जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पे आपको बिहार के कई लोग मिल जाएंगे। और वो दरअसल जिन रोज़गारों की तलाश में इतनी दूर आ रहे हैं, घर से हज़ारों किलोमीटर दूर आ रहे हैं, उनके सामने ये एक अट्रैक्टिव वर्ड है कि भैया आपको सरकारी नौकरी जो है वो यहीं मिल जाएगी। जैसे ही आप बिहार के युवा के सामने सरकारी नौकरी बोलेंगे, या फॉर दैट मैटर आप उत्तर प्रदेश के युवा के सामने भी सरकारी नौकरी बोलेंगे, उन्हें लगता है बस और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो पुलिस और फिर शिक्षक, तो ये तो टॉप लेयर ना, क्रीम लेयर नौकरी। और शायद रोहित यही वजह है कि चिराग पासवान बार बार बोल रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, वो इसीलिए तमगा दे रहे हैं ये चीज। ये वो यूएसए वाला नारा भी आप समझ सकते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, जो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे कहा पिछले चुनावों में कि अमेरिका फर्स्ट, उन्होंने इस चीज़ को बंधाया लोगों के दिमाग में कि आप अमेरिकी हैं और आपके लिए अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए। वही चिराग पासवान अब यहाँ खेल रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, हमारे लिए बाहर का कोई नहीं सबसे पहले। और इस बार के चुनाव में फिर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भी बात होने लगी है कि किस तरह से जो पार्टी जीतेगी वो बिहार में कोविड-19 वैक्सीन को पूरी तरह से फ्री बांटेगी। तो मुझे नहीं याद आता कोई ऐसा चुनाव जहां पर वैक्सीन को लेकर के फ्री बांटने का मुद्दा भी चला हो, यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए, राजनेताओं के द्वारा चुनावी लॉलीपॉप मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये अब जनता को समझना बहुत जरूरी है कि जमीनी स्तर पर उतरकर कौन सा नेता उनके लिए काम करता आया है और कौन सा नेता उनके लिए काम करेगा। बहरहाल बिहार चुनावों से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। रोहित, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।